दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि एक दिन मैंने उससे पूछा भी कि क्यों कपड़े नहीं पहनती जो मैं तुम्हें देता हूँ। वह हंसकर टाल देती और फिर मुझसे नए कपड़े लेकर चली जाती। अब आगे मैं भी उसकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस था, उसे इनकार ही नहीं कर पाता था। इस बात का मैंने अपने घर पर कोई जिक्र नहीं किया था और ना ही अपनी पत्नी को उस भिखारिन की बात बताई थी। मुझे पता था कि यह बात सुनते ही मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देने लग जाती कि उसे फ्री में कपड़े क्यों देते हो, और फिर मुझसे कहती कि आगे से कपड़े मत देना। वह भिखारी रोज पुराने कपड़े में ही आती है और मुझे नया सूट लेकर चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान ने इस समय बहुत ही तेजी से तरक्की की थी। अब मेरे घर में पैसे की रेलपेल होने लगी थी। मुझे बहुत हैरत होती कि उस भिखारिन के आने से ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हों, बल्कि मैं तो हर समय खाली बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता रहता था, जहां हर समय भीड़ लगी रहती थी। मैं इसी लालच में उस भिखारिन को रोज नए कपड़े देता था, लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था। कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने की सोची कि आखिर पता तो करूं कि सबके पीछे क्या कारण है। और फिर एक दिन जब वह मेरी दुकान पर आई और बोली, बाबू मुझे नए कपड़े दे दो। मैंने उसे एक नया सूट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसने सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और इन कपड़ों का क्या करती हो, उसके बाद ही तुम्हें मैं कपड़े दूंगा। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई और बोली, मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा सा गुस्सा होकर कहा, मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहनते नहीं देखा, बल्कि तुम तो हमेशा इन्हीं गंदे कपड़ों और फटे पुराने कपड़ों में रहती हो। वह कहने लगी, बाबू मैं अपनी शादी के लिए उन कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा शायद वह सच कह रही है, तभी खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वह कपड़े लेकर बाहर चली गई, लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपने दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर मैंने अपनी जीन्स और शर्ट उतार कर अपनी ही दुकान से एक नया कुर्ता पजामा निकाल कर पहना और चेहरे पर मास्क पहन लिया। मेरे साथ काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह हुलिया बदलते देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि मैं यह सब क्यों पहन रहा हूँ, मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाएं तरफ देखा तो वह मुझसे दूर जाती नजर आई। मैं तेजी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाया। रास्ते में एक जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती थी, किसी से खाने की चीज़ मांगती और किसी से ज़रूरत की कुछ चीज़, और फिर अपना थैला भरती। वह आगे बढ़ जाती। मैं लगातार छुप छुप कर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने खुद का हुलिया बदल लिया था। मैं अभी कुछ दूर ही था उससे जब उसको बच्चे के पास जाते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्चों से थोड़ी बातें की और फिर उनके बाल सहलाए। एक बार फिर आगे बढ़ गई। वह पैदल ही जा रही थी, तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ा। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वह एक वीरान सी जगह पर आ गई थी, जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी और वह भिखारिन उन्हें झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बनी हुई थी और सब झोपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं उसका पीछा करता रहा और तब तक वह एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई थी और उसने पर्दा हटाया, लेकिन यह देखकर मेरी जान निकल गई कि झोपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र की लड़की भी थी जो उन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उस झोपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया था कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका क्या मतलब था? क्या वह भी कोई बच्चा चोरी करती थी? क्यों, यकीनन उसने इन सारे बच्चों को चुराया होगा और अब उनको अपने कब्जे में रखा होगा, या तो इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे लेगी, या फिर इनको अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे कमाएगी। या फिर यह भी हो सकता है कि यह बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती हो। यह सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी थी और अब मुझे उस भिखारिन से हमदर्दी होने पर
खुद अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने सारे फ्री में कपड़े देता रहा और एक पेड़ के पीछे छिप कर खुद को कोस रहा था, जबकि मेरी नज़रें सामने भी कन पर ही टिकी हुई थी, जो उस कम उम्र की लड़की से कुछ कह रही थी। वह लड़की सर हिलाती उसे कुछ बता रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे, जिसकी वजह से उस भिखारी ने अपने थैले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे लगभग 3 से लेकर 10 साल तक के थे। मैं अभी उसी को देख रहा था जब साथ वाली झोपड़ी का पर्दा हटा तो वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर आई, पर मैंने देखा वहाँ भी 8 से 10 बच्चे नजर आए और सब 9-10 या तकरीबन 12 साल के थे, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों थे। वह औरत अब इस भिखारिन के पास जाकर हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी, जिस पर भिखारिन कुछ भी बता रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी और घबराहट की वजह से मेरा शरीर पसीना पसीना होने लगा था। मुझे लग रहा था कि यह तो पूरा गिरोह है और इनका यह बच्चों वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। मैं वहाँ से वापस अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदलकर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। वह सब कुछ देखकर मेरा दिमाग हिल गया था और समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने काम करने वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने उन मासूम को रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे, जो उस भिखारिन की कैद में थे। ना जाने वह उनके साथ क्या करने वाली थी। यह सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने बच्चों से कोई बात नहीं की थी, वरना पहले मैं आते ही अपने बच्चों से बातें करता था और उनके साथ कुछ देर खेलता था। मेरी परेशानी को मेरी पत्नी भांप गई थी। मुझे यूँ चुप देखकर मेरी पत्नी ने कहा, क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हो? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वह जिद पर आ गई तो सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैं उसे रोज़ नए कपड़े देता था। अगर मैं उसे कुछ बता देता तो वह मुझे बेवकूफ़ समझती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए। मेरी सारी बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गई थी कि यह मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल था। अचानक उसने कहा कि इन सब का हल सिर्फ यह है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वह खुद ही बच्चों को उस भिखारिन से छुड़ा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। कह तो ठीक ही रही थी। यहाँ बात 1-2 बच्चों की नहीं, बल्कि 20-25 बच्चों की थी, जो उस भिखारिन की कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। एक अकेला मैं उस भिखारिन से नहीं लड़ सकता था और फिर उनके पूरे गिरोह को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। पुलिस ही सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मामला पुलिस तक ही जानी चाहिए। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।